हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी कहानी। ये कहानी मेरे स्कूल फ्रेंड तरुण ने भेजा है। मेरे दोस्त तरुण ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि राहुल, ये मेरी कहानी हिमाचल की है। ये कहानी तो एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर। सच मान तो ये कहानी के बाद तेरे यूट्यूब चैनल में जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होगा, और मैंने उस पर भरोसा करके ये कहानी बना डाली। आज की ये कहानी हिमाचल के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव टेम्परा की है। वो गांव मेरा दोस्त बताता है कि कई साल पहले वहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे, पर आज वो गांव पूरा सुनसान है, पूरा खाली। ना उस ओर कोई जाता है और शायद ना भविष्य में कोई जाने वाला है। ये कहानी सुनने के बाद मेरा दिमाग लगभग 1 घंटे तक सुन हो चुका था, क्योंकि आज तक मैंने YouTube पे लगभग 500 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पर यह कहानी सबसे यूनिक था। ये कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही है, ये मेरे व्यूअर को ज़रूर पसंद आएगा। तो आज की ये कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और उसके बगल में बेल आइकन ऑन करो, ताकि हमारी न्यू स्टोरी पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1893 की। टेम्परा गांव एक काफ़ी खुशहाल गांव था। वहाँ पे सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। वहाँ पे सुख सुविधाएं भले कम थी, पर जो खुशी था वो सबसे अलग। वहाँ पे उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहा करता था। वो युवा था, उसका काफ़ी बड़ा परिवार था। उसके दादा दादी, मम्मी पापा और 2 भाई बहन भी थे। राजू बड़ा होने के कारण वो पढ़ाई छोड़ करके खेती बाड़ी में लग गया। तभी उसके माता पिता की ये विचार चल रही थी कि राजू जिस प्रकार काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है खेती बाड़ी में और बड़ा भी हो चुका है, क्यों ना हम दूसरे गांव की लड़की से इसकी शादी कर दें। पर राजू हमेशा इस बात को इग्नोर करता था। वो कहता था कि नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। पर उनके माता पिता का कहना था कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तू घर का बड़ा भी है, तू इतना लेट करेगा तो तेरे छोटे भाई बहन कब करेंगे। और इसी के ज़बरदस्ती के कारण राजू की शादी कर दी जाती है। उसका परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं था। उस गांव में 4 चांद लग चुके थे। पूरी गांव जश्न में झूम रही थी। पर कुछ शादी के लगभग 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारी खुशी हमेशा के लिए छिन गई। राजू के शादी के 1 महीने बाद ही उसके माता मर गई, और धीरे धीरे उसके पिता, उसके दादा दादी, धीरे धीरे मानो पूरी परिवार लगभग 1 महीने बाद खाली हो चुकी थी। और ये घटना लगभग 2 दिन पर हो रही थी। पूरी गांव वाले का होश उड़ चुका था कि जो हो रहा है ये ना तो कभी उन्होंने देखा। ये सोच करके पूरी गांव चिंतित हो रही थी और दुख जता रही थी। राजू बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो 2 मिनट के लिए भूल जाता था कि मैं ज़िंदगी में हूँ या नहीं। उसे कभी कभी लगता था कि वो सुसाइड कर ले। पर राजू को अपनी पत्नी की याद आती है कि नहीं, फिर ये बेचारी कहाँ जाएगी। और यही सोच के राजू ये गलती नहीं करता। पर राजू के ये सब घटना के बाद लगभग 1 साल हो चुके थे। पर राजू को एक बात का ख्याल आया कि उसकी पत्नी काफ़ी दिनों से कुछ अलग ही व्यवहार कर रही है, और ये बात वो किसी को नहीं कहता था। पर आखिरकार एक दिन उसी के गांव के रमेश चाचा ने राजू से पूछा कि राजू बेटा, कैसा चल रहा है घर में सब? तुमने बहुत ही प्रॉब्लम झेला है, तुमने अपने पूरी परिवार को खो दिया। पर मैं कहना तो नहीं चाहता, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारी पत्नी के आने के बाद ही सारा घटना हुआ है। तुम बुरा मत मानना, पर मैं कहूँगा कि एक बार तुम किसी पंडित को बुला करके अपने घर में हवन करवा लो। राजू कहता है, अरे नहीं नहीं चाचा, मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
ये बातें भी मैं कई दिनों से सोच रहा था। और राजू अगले ही दिन पंडित को बुलाने चला जाता है। जाग कहता है कि पंडित जी, मेरे घर में 2 दिन का पूजा कर दो, हवन वन कर दो, ताकि घर में सुख समृद्धि बुद्धि और शांति का विकास हो। पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं कल ही आता हूँ। और राजू वहाँ से वापस घर आता है। घर आकर के ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होती है। वो कहती है कि मेरे से पूछे बिना किसी को घर पे क्यों बुला रहे हो। वो कहता है ये वैसी कोई बात ही नहीं है जो पूछने वाली। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने घर की शांति के लिए ही कर रहा हूँ, इसमें तुम बुरा क्यों मान रही हो। पर ना जाने क्यों वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थी। उसके आंख बिल्कुल लाल थे। राजू खाना पीना खा करके रात के लगभग 8:30 बजे वो सो जाता है। पर रात को अचानक उसके 10:30 बजे उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर के बरामदे में बैठी हुई थी। वो उठ के जाता है और कहता है बात क्या है। जब से मैंने उस पंडित को बुलाया है, ये बात सुन के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है। आखिर मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो काफ़ी देर उससे बात करता है, पर कुछ रिस्पॉन्स आने के बाद राजू गुस्सा हो जाता है और वह जाके वापस सो जाता है। जैसे ही सुबह होता है तभी अचानक उसके दरवाजे पे पंडित जाते हैं और बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि राजू। आवाज़ सुनते ही राजू दौड़ के बाहर निकलता है और कहता है प्रणाम पंडित जी। कहता है चलो, मैं इसमें तुम्हारे घर ही आया हूँ, सारी तैयारी कर रखे हो ना। वो कहता है हाँ, आपने जैसा कहा था मैंने सारी तैयारी कर रखी है, बस इंतज़ार मैं भी आपका ही कर रहा था। कहता है ठीक है फिर चलो अंदर। और अंदर जा कर के वो पूजा शुरू ही करते हैं। तभी पंडित कहते हैं कि तुम्हारे घर क्या हुआ वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, पर तुम्हारी पत्नी है ना, वो कहाँ पे है। वो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं जब से कल रात से आपके घर से आया हूँ उनका व्यवहार कुछ अलग हो चुका है और वो इस पूजा में बिल्कुल साथ देना नहीं चाहती। वो कहता है ऐसा थोड़ी होता है कि तुम अकेले ही पूजा करो, तुम्हारे घर में ज़्यादा मेंबर है ही कहाँ, जा बुला लाओ। और वह बुलाने जाता है तो कमरे का दरवाज़ा बंद होता है। पंडित जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, दरवाज़ा खटखटाओ, उसे बोलो कि बाहर आए, मैं उससे बात करूँगा। और ऐसा ही राजू करता है। पर उसके कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वहाँ से कोई नहीं निकलती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और आखिरकार राजू दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं है और तुरंत वो पंडित जी को आवाज़ देता है कि देखिए अंदर तो कोई है ही नहीं। वो कहता है तुम्हारे कमरे में हो सकता है खिड़की से कहीं बाहर निकली हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि खिड़की हमारे कमरे में है ही नहीं। और तो कहता है पंडित जी कहते हैं तो आखिर कमरे का दरवाज़ा बंद कैसे हुआ। वो अंदर जाते हैं कमरे के अंदर और देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि नहीं, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ देर पहले इसी कमरे में थी। तो कहता है वो राजू तो फिर कहाँ अचानक चली गई। कहता है तुम्हारी घर की परेशानी मुझे अब समझ आ गई। चलो खैर, मैं पुरानी बातों को शुरू तो नहीं करना चाहता, पर मैं इसका उपाय अब तुम्हें बताता हूँ। इसके माता पिता को बुलाओ जिस गांव की है। राजू कहता है कि पंडित जी क्षमा मांगता हूँ, पर मैं एक बात बता दूँ तो जिससे मैंने शादी की है ना तो उसके माता है और ना तो पिता। उसके चाचा ने इसका पालन पोषण किया था। वो कहता है कि नहीं, तुम अब भी गलत कह रहे हो। पंडित जी कहते हैं कि देखो, तुम हमसे झूठ मत बोलो, सच बात जो है वो बताओ। मुझे अब भी पता है तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। राजू कहता है कि पंडित जी क्षमा कीजिएगा, पर मैं उस लड़की से तब मिला था जब मैं जंगल लकड़ी लेने गया था। मुझे वहाँ से आते वक्त शाम हो चुका था और अचानक उसी वक्त तेज़ बारिश। मैं जंगल में खड़ा ही था, तभी मुझे वो लड़की दिखी। उसने कहा कि जंगल में किनारे ही मेरा घर है, चलो
और मैं वहाँ पे गया। वो बिल्कुल अकेले रहती थी और मैंने उसके परिवार बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, वो अकेली ही रहती है। ना जाने मुझे क्या हो गया था उस वक्त, मैं उससे ज़्यादा गहराई से पूछ ना सका और लगभग 1 महीने बाद मैंने उससे शादी कर ली। और मैंने ये सारी बातें गाँव से वालों से छुपा दी ताकि गाँव वाले ये ना समझें कि मैंने किसी एर गैर से शादी कर ली। पंडित जी कहते हैं यही तो तुमने गलती की। गांव के बुजुर्ग लोग वो जानते हैं जो तुम आजकल के युवा नहीं जानते। तुमने ये छुपाने की गलती की, यही कारण है कि तुमने अपने परिवार के सारे सदस्यों को खो दिया। वो जो लड़की थी वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जिसने तुम्हारे सारे परिवार वालों को मार दिया। और ये सुन के राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसी के कारण उसने अपना एक सुखी परिवार खो दिया। वो कहता है तो पंडित जी अब क्या करूं? कहता है बेटा अब करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे ये बता दो कि जंगल में उसका घर कहाँ पे है। वो कहता है बस पंडित जी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर। कहते हैं ठीक है फिर चलो मेरे साथ। और वह दोनों जंगल चले जाते हैं। जंगल जाते जाते लगभग अंधेरा होने वाला था और कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है। तभी राजू कहता है कि पंडित जी वो रहा उसका घर, वो देखिए। वो कहता है अच्छा। वो दोनों घर के निकट धीरे धीरे पहुंचते हैं और पहुंचते ही पंडित जी कहते हैं कि घर के निकट में जाना नहीं जाता, मैं दूर से महसूस करना है क्या वो अभी इसके अंदर है या नहीं। अगर इसके अंदर वो है तभी हम कुछ कर सकते हैं। और तभी वो जैसे नज़दीक पहुंचते हैं उनको उस घर से कुछ आवाज़ आती है किसी के बड़बड़ाने की। और इसी बात पर पंडित जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था वही हुआ, वो अब भी इसी घर के अंदर है। वो बैठी हुई है, हो सकता है वो आखिरी चाल चल रही होगी तुम्हें मारने की, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और कहते हैं कि तुमने मेरा वो कलश लाया ना जिसमें गंगा जल है। वो कहता है हाँ, जरा देना हाथ में। और हल्का सा पानी पंडित जी हाथ में लेकर के उस घर पे छिड़क देते हैं। जैसे वो घर पे उस पानी को छिड़काव करते हैं तभी अचानक उस घर में आग लग जाती है और अचानक एक चीख तेज से आती है उस औरत की। वो आश्चर्यचकित होता है राजू बिल्कुल भी कि पानी से आग कैसे लगा। पर पंडित जी कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ये पानी हर पाप को धोती है, नष्ट करती है। ये भी एक बुराई थी, इसका नष्ट हो चुका है। पर सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, जल्दी से घर जाकर के इसके जो भी सामान होंगे जो उसने लेके आई होगी उसे वापस इसी आग में डालना होगा ताकि वो भी जल जाए। राजू कहता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ। पंडित जी कहते हैं जल्दी जाओ, तब तक मैं यहीं पे रहता हूँ। और राजू अकेला उस जंगल से फिर निकल रहा होता है और आखिर वो गांव पहुंचने वाला होता है। लगभग गांव के रात में 10:30 बज रहे थे और राजू गांव के बीचों बीच अकेला था। वो कहता है जल्दी से घर जाऊंगा और सामान निकालता हूँ, पंडित जंगल में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो घर जा कर के उसके सारे सामानों को इकट्ठा करने लगता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है सारे सामानों को पोटली में बांध करके वो देखता है वो औरत कहीं और नहीं वहीं पे खड़ा होती है। ये देख करके राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है पर उसके अब उल्टे साइड से फिर दौड़ना स्टार्ट करता है तेज़ गति से जंगल की ओर। और अचानक हाँफते हाँफते पंडित जी के पास पहुंचता है और पंडित जी वहीं पे खड़े होते हैं बिल्कुल चुपचाप। पंडित जी कहते हैं जो सामान तुम लेकर आए हो गांव से उसे इस घर में जलती आग में डाल दो। और राजू आगे जाता है। वो कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, सारे सामान डालो। और राजू निडर होके वो सारे सामान उसके घर पे फेंक ही रहा होता है कि तभी पंडित जी पीछे से तेज धक्का देते हैं और राजू भी उस आग के लपेटे में गिर जाता है और जल जाता है। अगले दिन पंडित जी उस जंगल में बेहोश मिलते हैं और गांव वाले देखते हैं जो वहाँ बकरी चराने के लिए आए होते हैं। वो देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे पंडित जी क्या कर रहे हैं। और जब उनका नींद खुलता है तो वो समझ जाते हैं कि आखिर की रात को क्या हुआ। जिस
उम्मीद से वो चुड़ैल रात को उसके गांव में आई थी, वो पूरी परिवार को मारने के लिए, और आखिरी सदस्य बचा था तो राजू। और अब पंडित जी को समझ आ गया कि आज आखिर वो औरत उसको भी ले जा चुकी है। और ये कहानी पूरे गांव वालों को सुनाते हैं, और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी समाप्त हो जाती है। तो गाइज, आई होप ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर दो, ताकि ऐसी ड्रावनी कहानी के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहे। तो मिलता हूँ एक नई कहानी लेकर के, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।